स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरके विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम हमारे जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसका आज भाग 45वां है और इसमें हम जो आज हमारा ये लक्ष्यात्मक युक्तियों से संबंधित लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके बाद में हम जो बुद्धि से संबंधित जो प्रश्न पिछले परीक्षाओं में पूछे गए थे उनसे संबंधित चर्चा करेंगे आने वाले भाग में। तो आज हम इसमें ये जो लक्ष्यात्मक युक्तियाँ हैं इनसे संबंधित कर रहे हैं चर्चा। तो अगर आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहिए तो आपको आरके विद एजुकेशन चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हो। और अगर आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें। और अगर आप इन प्रश्नों की जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी आपको रीड साइकोलॉजी के नाम से, तो आप वहाँ से एक बार इसको क्रम वाइज भी देख सकते हो। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न दे रखा है, रक्षात्मक युक्ति के अध्ययन की शुरुआत किस मनोवैज्ञानिक ने की? ऑप्शन 1 दे रखा है पियाजे, ऑप्शन 2 दे रखा है वाइगोत्स्की, ऑप्शन 3 दे रखा है सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन 4 दे रखा है स्किनर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित। तो रक्षात्मक युक्ति के अध्ययन की जो शुरुआत की थी वो की थी सिगमंड फ्राइड ने। किसने की थी? सिगमंड फ्राइड ने। सी आंसर इसका सही आंसर रहेगा। सिगमंड फ्राइड का हमने कई 3-4 सिद्धांत है सिगमंड फ्राइड से संबंधित जो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। एक तो है इनका मनोलैंगिक सिद्धांत है, एक तो इनका सिद्धांत है। तो एक सिद्धांत तो ये हो गया, एक इनका मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है जिसमें इन्होंने मन के 3 प्रकार बताए। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, एक मनोगति की जो मॉडल है उसमें इन्होंने बताया ईड ईगो सुपर ईगो के बारे में बताया। तो इस प्रकार से इनके 3-4 सिद्धांत है, तो इनसे संबंधित ये जानकारी है। और सिगमंड फ्राइड को मनोविश्लेषणवाद का जनक भी माना जाता है, मनोविश्लेषणवाद का जनक। सिगमंड फ्राइड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके, मनोविश्लेषणवाद के जनक। और एक जीन पियाजे, ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी में, दोनों मनोवैज्ञानिक ही, दोनों ने ही काफ़ी रिसर्च की है। सिगमंड फ्राइड ने जो बात की है वो ज़्यादातर अचेतन मन पर बात की है, अचेतन मन के बारे में इन्होंने अध्ययन किया है। और रक्षात्मक युक्तियों का जो संबंध होता है वो भी किससे होता है? अचेतन मन से होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षकों के लिए रक्षात्मक युक्तियों का क्या महत्व है? महत्व क्यों है? ऑप्शन 1 दे रखा है अनुशासन बनाए रखने के लिए, ऑप्शन 2 दे रखा है छात्रों को सुरक्षित रखने के लिए, ऑप्शन 3 दे रखा है क्लास का प्रबंधन करने के लिए, ऑप्शन 4 दे रखा है खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित। तो शिक्षकों के लिए रक्षात्मक युक्तियों का महत्व क्यों है? तो छात्रों को सुरक्षित रखने के लिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। छात्रों को सुरक्षित रखने के लिए शिक्षकों के लिए रक्षात्मक युक्तियों का महत्व होता है, यानी शिक्षकों के लिए रक्षात्मक युक्तियाँ छात्रों को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। सही बी आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, दमन, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रेशन, यानी इंग्लिश भी आप साथ में याद रखें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। कभी कभी क्या है हिंदी में जो रूपांतरण होते हैं शब्दों के काफ़ी अलग ही हो जाते हैं। तो रिप्रेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। रक्षात्मक युक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है अप्रिय विचारों को अचेतन मन में दबा देना, ऑप्शन 2 दे रखा है दूसरों पर अपने विचार प्रक्षेपित करना, ऑप्शन 3 दे रखा है स्वयं को तर्क संगत ठहराना, ऑप्शन 4 दे रखा है बचपन के व्यवहार को अपनाना, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो दमन यानी रिप्रेशन रक्षात्मक युक्ति का मुख्य उद्देश्य है अप्रिय विचारों को अचेतन मन में दबा देना। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहेगा। तो दमन क्या होती है? एक तो दमन होती है अचेतन प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया है? अचेतन प्रक्रिया। इसके अंदर होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। तो इसके अंदर होता है कि इसमें जो हमारे अवांछित विचार हो गए, जैसे हमको प्रेम हुआ, घृणा हुई, और जो दुखद अनुभव होते हैं और कामुकता जैसे आदि जो चीज़ें होती है, विचार स्वतः ही क्या हो जाता है? धीरे धीरे स्वतः ही चेतन मन से कहाँ चले जाते हैं? अचेतन मन में चले जाते हैं। अचेतन मन में धीरे धीरे चले जाते हैं। तो और दमन का है ना जो प्रभाव, किसी भी चीज़ का दमन होना आवश्यक है, किसी भी इच्छा का दमन होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इंसान पागल भी हो सकता है और उसके वो मानसिक संतुलन भी खो सकता है। जैसे एक उदाहरण से हम इसको समझें, जैसे मान लो आपका बहुत ज़्यादा चाहने वाला आपको छोड़कर चला जाता है। क्या होता है? आपको छोड़कर चला जाता है। जैसे आपकी मदर हुई, फादर हुआ, इनकी कोई की मान लो आपके परिवार में डेथ हो जाती है, और आप अगर उनसे जुड़ी जो यादें हैं, या तो वो स्वतः ही अपने चेतन मन से कहाँ चली जाएगी, धीरे धीरे वक्त के साथ में कहाँ चली जाएगी? अचेतन मन में चली जाएगी। अगर ये अचेतन मन में नहीं जाती है और बार बार मतलब आपको इसकी याद बनी रहती है, यानी कि हमारी जो इच्छाएं हैं, अधूरी इच्छाएं हैं, उनका अगर अचेतन मन में दमन नहीं होता है तो वो बार बार सामने आती है और इंसान इससे अपना मानसिक संतुलन भी खो सकता है। इसलिए एक लाइन है कि दमन प्रभावी रूप से होना चाहिए। दमन कैसा होना चाहिए? प्रभावी रूप से होना चाहिए। प्रभावी रूप से होना चाहिए। इसको आप इस संदर्भ में भी ले सकते हो, जैसे किसी की मृत्यु हो गई या किसी का प्रेम प्यार वाली जो घटनाएं होती है वो भी इसी के अंदर शामिल कर ली जाती है। कुछ लोग पागल भी हो जाते हैं, वो इसी चक्कर में होते हैं कि उनकी जो अधूरी इच्छाएं होती है उनका अच्छी तरह से दमन नहीं हो पाता है। तो इसके अंदर हो गया कि अप्रिय विचारों को अचेतन मन में दबा देना। ए आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, जब कोई व्यक्ति अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराता है तो ये किस रक्षात्मक युक्ति का उदाहरण है? ऑप्शन 1 दे रखा है दमन, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रक्षेपण, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रतिगमन, ऑप्शन 4 दे रखा है युक्तिकरण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जब कोई व्यक्ति अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराता है या दूसरों पर अपना जो आरोप है प्रक्षेपित करता है, तो इसका जो होगा वो सही आंसर रहेगा प्रक्षेपण, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्शन। सही आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी कि एक तो हो गया प्रक्षेपण और एक होता है युक्तिकरण। काफ़ी माइनर इनमें डिफरेंस है। तो युक्तिकरण में तो व्यक्ति के पास में एक निश्चित तर्क होता है। क्या होता है?
निश्चित तर्क होगा। अगर वो किसी भी चीज़ में असफल होता है तो उसके पास में एक निश्चित तर्क होता है। लेकिन प्रक्षेपण में क्या करता है, वो दूसरों पर दूसरे परिस्थिति भारी जो परिस्थितियाँ हैं उन पर दोष रोप देता है, दोष आरोपित करता है, दोष आरोपित कर देता है। जैसे इसके अंदर आप मान सकते हो, जैसे अगर कोई आदमी एग्जाम में फेल हो रहा है तो वो क्या बोलेगा कि पेपर ही खराब था, पेपर ही क्या था, पेपर ही हार्ड था, या पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, या पेपर लीक हो गया। ऐसी जो दिक्कत देखने को मिलती है वो तो हो जाएगा इसके अंदर। और प्रक्षेपण में क्या होगा, प्रक्षेपण में क्या होगा, तर्क होगा व्यक्ति के पास में। तो इसके अंदर होता क्या है, व्यक्ति अपनी पसंद या नापसंद के आधार पर युक्तिकरण करता है, और व्यक्ति अपनी असफलता के लिए बाह्य परिस्थितियों को भी इसके अंदर दोष देता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी, इसका सही आंसर रहेगा। दोष देना ज़्यादातर इसके अंदर शामिल किया जाएगा। इसके अंदर एक निश्चित तर्क होगा, वो तर्क के साथ में वो ये बताएगा कि भाई इस वजह से मेरा ये जो भी काम है वो नहीं हो पा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, किस रक्षात्मक युक्ति में व्यक्ति अपने अवांछित विचारों या भावनाओं को तर्क संगत कारणों से सही ठहराता है। हाँ, ये आ गया ना, तर्क अवांछित विचारों या भावनाओं को तर्क संगत कारणों से सही ठहराता है। तो इसका ऑप्शन 1 दे रखा है दमन, ऑप्शन 2 दे रखा है युक्तिकरण, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रक्षेपण, ऑप्शन 4 दे रखा है प्रतिगमन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो किस रक्षात्मक युक्ति में अपने अवांछित विचारों या भावनाओं को तर्क संगत, ये वाला शब्द इसमें इंपॉर्टेंट है, तर्क संगत, तो इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन, तो युक्तिकरण। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। इंग्लिश भी याद कर लिया आप, रेशनलाइजेशन इसको बोलते हैं। इसको हिंदी में युक्तिकरण, काफ़ी सारे शब्द हैं, जैसे युक्तिकरण हो गया, एक इसको बोलते हैं संयुक्तिकरण भी इसको बोलते हैं, संयुक्तिकरण। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग जो शब्द हैं वो प्रयुक्त होते हैं हिंदी के लिए। तो इसको बोलते हैं औचित्य स्थापन, क्या बोलते हैं इसको, औचित्य स्थापन भी इसको बोला जाता है, औचित्य स्थापन। इसके बाद में इसको बोला जाता है परिमेयकरण भी इसको बोला जाता है, परिमेयकरण भी इसको बोला जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6 है, जब कोई वयस्क व्यक्ति तनाव के समय अपने बचपन व्यवहार जैसे रोना या जिद करना शुरू करता है तो ये किस रक्षात्मक युक्ति का संकेत है। ऑप्शन 1 दे रखा है दमन, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रक्षेपण, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रतिगमन, ऑप्शन 4 दे रखा है युक्तिकरण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मैंने पिछले 2 भाग थे उसके अंदर भी ये कोई व्यक्ति जब बचपन के समय के व्यवहार जैसे रोना जिद करना यानी कि प्रतिगमन, प्रतिगमन का मतलब होता है पीछे की ओर लौटना। क्या होता है इस शब्द का अर्थ, पीछे की ओर लौटना। यानी कोई बड़ा व्यक्ति या कोई वयस्क आदमी जब बच्चे की तरह हरकतें करने लगता है या बच्चे की तरह चलने की कोशिश करता है या बच्चे की तरह रोता है, तो ये सब जो आते हैं वो किस में आते हैं, प्रतिगमन में आते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा रिग्रेशन यानी प्रतिगमन। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, रिग्रेशन इसको बोलते हैं। सी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, किस रक्षात्मक युक्ति में व्यक्ति अपनी अस्वीकार्य इच्छाओं को समाज द्वारा स्वीकार्य गतिविधियों में परिवर्तित करता है। ऑप्शन 1 दे रखा है सब्लिमेशन, इसको हिंदी में देख लो सुबिमकरण भी बोलते हैं। इसके बाद में 2 दे रखा है दमन, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रक्षेपण, ऑप्शन 4 दे रखा है युक्तिकरण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो किस रक्षात्मक युक्ति में व्यक्ति अपनी अस्वीकार्य इच्छाओं को समाज द्वारा स्वीकार्य गतिविधियों में परिवर्तित करता है। तो ये जो युक्ति है वो होती है उदात्तीकरण, या इसको बोलते हैं उदात्तीकरण भी बोलते हैं इसको, शोधन भी बोलते हैं इसको, और उन्नयन भी बोलते हैं इसको। लेकिन इंग्लिश के लिए एक ही शब्द है सब्लिमेशन। इंग्लिश के लिए क्या है, एक ही शब्द है सब्लिमेशन, SUBLIMATION, सब्लिमेशन। और आपको पेपर में भी सब्लिमेशन ही देखने को मिलेगा इंग्लिश में होगा। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इसमें होता क्या है कि इस रक्षात्मक युक्ति में व्यक्ति समाज द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त तरीकों से अपनी ऊर्जा खर्च करता है। कैसे करता है, समाज द्वारा प्राप्त मान्य तरीकों से अपनी ऊर्जा खर्च करता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहने वाला है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, जब कोई व्यक्ति अपनी अस्वीकार्य भावनाओं को किसी सुरक्षित या कम खतरे वाले लक्ष्य पर स्थानांतरित करता है तो यह किस रक्षात्मक युक्ति का उदाहरण है। ऑप्शन 1 दे रखा है दमन, ऑप्शन 2 दे रखा है विस्थापन, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रक्षेपण, ऑप्शन 4 दे रखा है प्रतिगमन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। इसके अंदर देखो प्रश्न को अच्छे समझो, जब कोई व्यक्ति अपनी अस्वीकार्य भावनाओं को किसी सुरक्षित या कम खतरे वाले लक्ष्य पर स्थानांतरित करता है तो ये किस रक्षात्मक युक्ति का उदाहरण है। तो ये जो है ये है विस्थापन, या इसको प्रतिस्थापन भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसके लिए एक शब्द है डिस्प्लेसमेंट, प्रतिस्थापन भी इसको बोला जाता है। तो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर मैं आपको और भी एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगा अभी। इस रक्षात्मक युक्ति का प्रयोग जब होता है जब कोई नकारात्मक संवेग प्रकट होता है, जैसे अस्वीकार्य भावना हो गई, जैसे पत्नी से लड़कर गए शिक्षक का, पत्नी से लड़कर गए शिक्षक का किसको पीट देना, बच्चों को पीट देना, या बॉस के डांटने पर कार्मिक का अपने चपरासी को डांट देना। ये जो चीज़ें हैं मतलब किसी का, इसको ऐसा बोल सकते हो कि किसी का गुस्सा किसी और पे उतार देना, ये जो उदाहरण है ये इसके अंदर देखने को मिलते हैं विस्थापन में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका सही रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, किस रक्षात्मक युक्ति में व्यक्ति अपने अस्वीकार्य भावनाओं या इच्छाओं के विपरीत व्यवहार करता है। ऑप्शन 1 दे रखा है प्रतिक्रिया निर्माण, ऑप्शन 2 दे रखा है दमन, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रक्षेपण, ऑप्शन 4 दे रखा है युक्तिकरण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। किस रक्षात्मक युक्ति में व्यक्ति अपनी अस्वीकार्य भावनाओं या इच्छाओं के विपरीत व्यवहार करता है। तो इसको बोलते हैं प्रतिक्रिया निर्माण। क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया निर्माण इसको बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि व्यक्ति अपनी वास्तविक इच्छा के विरुद्ध जाकर व्यवहार करना पड़ता है, अपनी वास्तविक इच्छा के विरुद्ध में जाकर क्या करना पड़ता है, वास्तविक इच्छा के विरुद्ध जाकर क्या करना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है, जाकर व्यवहार करना पड़ता है।
तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा प्रतिक्रिया निर्माण। इसके जो मैं एग्जाम्पल है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं, एक तो इसके अंदर बोला जाता है कि मुँह में राम बगल में छुरी, मुँह में राम बगल में छुरी, ये जो कहावत है ये भी इसके अंदर ही शामिल होती है, मुँह में राम बगल में छुरी, बगल में छुरी। इसके अलावा किसी नेता के द्वारा ईमानदारी पर भाषण देना, यानी देना तो नहीं चाहता वो, लेकिन उसकी जो वास्तविक इच्छा है उसके विरोधी कर रहा है वो। इसके बाद में एक है इसके अंदर अपनी गलती ना होने पर भी बॉस की डांट का या अपने से बड़ी की डांट का मुस्कुरा करके जवाब देना। गुस्सा तो उसको आ रहा है लेकिन अपनी वास्तविक इच्छा के विरोध में नहीं जाकर उसको मुस्कुराना पड़ रहा है। तो ये जो सभी चीज़ें हैं ये किसमें, प्रतिक्रिया निर्माण में। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए इसका रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10 है, जब कोई व्यक्ति वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता है और उसे नकारता है तो ये किस रक्षात्मक युक्ति का संकेत है। ऑप्शन 1 दे रखा है इसका दमन, ऑप्शन 2 दे रखा है अस्वीकार, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रक्षेपण, ऑप्शन 4 दे रखा है युक्तिकरण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जब कोई व्यक्ति वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता और उसे नकार देता है तो ये रक्षात्मक युक्ति का संकेत है अस्वीकार का, यानी डिनाई कर देता है वो। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किस रक्षात्मक युक्ति में व्यक्ति अपनी अस्वीकार्य भावनाओं को दूसरों पर आरोपित करता है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है प्रक्षेपण, ऑप्शन 2 दे रखा है दमन, ऑप्शन 3 दे रखा है विस्थापन, ऑप्शन 4 दे रखा है युक्तिकरण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो किस रक्षात्मक युक्ति में व्यक्ति अपनी अस्वीकार्य भावनाओं को दूसरों पर आरोपित करता है, अस्वीकार्य भावनाओं को दूसरों पर आरोपित करता है, अस्वीकार्य भावनाओं को दूसरों पर आरोपित करता है। तो अस्वीकार्य जो भावनाओं को जो आरोपित करता है वो किसमें करता है, युक्तिकरण में करता है। किसमें करता है, युक्तिकरण में करता है। जैसे इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे किसी लड़के को लड़की द्वारा अगर मना कर दिया जाता है तो वो बोलता है कि लड़का क्या करता है, लड़की में दोष निकाल देता है। जैसे कोई लड़का लड़की को देखने जाता है शादी के लिए, मान लो लड़की मना कर देती है तो लड़का क्या बोलेगा कि उस लड़की में दोष है, यानी कि अपनी जो अस्वीकार्य भावनाएं हैं उनको किस पर आरोपित कर रहा है, दूसरों पर आरोपित करता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा दमन, रिप्रेशन किसे कहते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है अवांछित विचारों को अवचेतन में दबाना, ऑप्शन 2 दे रखा है दूसरों पर अपने विचारों को थोपना, ऑप्शन 3 दे रखा है असफलताओं के लिए बहाने बनाना, ऑप्शन डी दे रखा है किसी और के गुणों की नकल करना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो दमन रिप्रेशन किसे कहते हैं, तो अवांछित विचार हैं उसको अवचेतन मन में दबा देना। मैंने अभी बताया था आपको दमन के बारे में। तो दमन एक तो प्रभावी रूप से होना चाहिए, दमन कैसा होना चाहिए, प्रभावी रूप से होना चाहिए, नहीं तो हालत क्या हो जाती है, जैसे तेरा नाम मूवी में उसकी क्या नाम से सलमान खान की जिस प्रकार की हालत हो जाती है ना, तो अगर दमन नहीं होना पुरानी इच्छाओं का या अधूरी इच्छाओं का तो हालत सलमान खान की जैसी हो जाएगी तेरे नाम मूवी की तरह। या ये नॉर्मल जिंदगी के जो उदाहरण है उनसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो दमन होना प्रभावी रूप से होना आवश्यक है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13 है, जब कोई व्यक्ति अपनी असफलताओं के लिए भारी परिस्थितियों को दोषी ठहराता है तो ये कौन सी रक्षात्मक युक्ति है। ऑप्शन 1 दे रखा है प्रक्षेपण, ऑप्शन 2 दे रखा है युक्तिकरण, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रतिगमन, ऑप्शन 4 दे रखा है प्रतिस्थापन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जब कोई व्यक्ति असफलताओं के लिए भारी परिस्थितियों को दोषी ठहराता है तो ये कौन सी रक्षात्मक युक्तियाँ हैं, तो ये है प्रक्षेपण में। दोष किस में देगा, वो प्रक्षेपण में देगा, प्रक्षेपण में, यानी बाहरी जो चीज़ें हैं उनको क्या बता देगा वो कि भाई इस कारण से मैं असफल हो गया, या जो ये बाहर की जो परिस्थितियाँ हैं वातावरण जन्य जो परिस्थितियाँ हैं उनकी वजह से मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है या हमारे सामने ये परेशानी है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, किस रक्षात्मक युक्ति में व्यक्ति अपने अवांछित विचारों या भावनाओं को दूसरों पर आरोपित करता है। ऑप्शन 1 दे रखा है दमन, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रक्षेपण, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रतिस्थापन, ऑप्शन 4 दे रखा है प्रतिगमन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्ति अपने अवांछित विचारों या भावनाओं को दूसरों पर आरोपित करता है तो इसका सही आंसर रहेगा प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोजेक्शन। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, जब कोई व्यक्ति बचपन के व्यवहारों की ओर लौटता है तो ये कौन सी रक्षात्मक युक्ति है। ऑप्शन 1 दे रखा है प्रतिगमन, ऑप्शन 2 दे रखा है ऑप्शन 2 दे रखा है दमन, ऑप्शन 3 दे रखा है युक्तिकरण, ऑप्शन 4 दे रखा है प्रक्षेपण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रक्षेपण का मैंने आपको बता दिया कि जो बाहरी परिस्थितियां हैं उनको दोष देता है, क्या करता है इसमें दोष देता है, अपनी असफलता को स्वीकार नहीं करता। अपनी असफलता को स्वीकार नहीं करके व्यक्ति या वस्तु में ही आरोप लगाकर अपनी जो अहम है उसकी रक्षा करने का प्रयास करता है। युक्तिकरण में क्या होता है, युक्तिकरण में आदमी के पास में निश्चित तर्क होते हैं। क्या होते हैं, निश्चित तर्क होते हैं किसी भी समस्या का बचने का। तो इसमें 2 उदाहरण है, एक तो अंगूर खट्टे हैं और नींबू मीठे हैं। अंगूर खट्टे हैं, ये किसके अंदर है, अंगूर खट्टे हैं और नींबू मीठे हैं। नींबू क्या है, मीठे हैं। तो इसका ये 2 एग्जाम्पल है, इसमें निश्चित तर्क होता है। दमन का मैंने आपको बता दिया, अचेतन मन में हमारी अधूरी इच्छाओं को दबा देना। और प्रतिगमन का मतलब होता है पीछे की ओर लौटना, यानी कि व्यक्ति बचपन के व्यवहारों की ओर लौटता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16 है, किस रक्षात्मक युक्ति में व्यक्ति अपनी अस्वीकार्य इच्छाओं को समाज द्वारा स्वीकार्य गतिविधियों में परिवर्तित करता है। तो मैंने ये प्रश्न पहले भी आ गया, तो इसका सही आंसर रहेगा सब्लिमेशन। क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन। और इसके उदाहरण है, जैसे एक तो है तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना करना,
रामचरितमानस की क्या करना, रचना करना, या किसी उदंडी बालक का हृदय परिवर्तन होना और कक्षा में मेरिट प्राप्त कर लेना, या तीसरा किसी गुंडे का रिंग में जाकर बॉक्सिंग करना। ये सारी जो चीज़ें हैं ये किसमें है, सब्लिमेशन में। यानी कि व्यक्ति इसके अंदर होता क्या है कि व्यक्ति जो समाज द्वारा जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार अपनी जो ऊर्जा है उसको खर्च करता है। सही आंसर हो जाएगा इसका बी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, जब कोई व्यक्ति अपनी अस्वीकार्य भावनाओं को एक सुरक्षित या कम खतरे की ओर लक्ष्य की, कम खतरे वाले लक्ष्य की ओर मोड़ता है तो ये कौन सी रक्षात्मक युक्ति है। ये प्रश्न पहले भी आया है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डिस्प्लेसमेंट यानी प्रतिस्थापन। सही आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, किसी रक्षात्मक युक्ति में व्यक्ति अपने विचारों या भावनाओं को विपरीत व्यवहार करता है। ऑप्शन 1 दे रखा है प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन इसको बोलते हैं। ऑप्शन 2 दे रखा है दमन यानी रिप्रेशन। ऑप्शन 3 दे रखा है युक्तिकरण रेशनलाइजेशन। ऑप्शन 4 दे रखा है प्रक्षेपण। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। मैंने इन प्रश्नों को वापस इसलिए शामिल किया है ताकि जो अंग्रेजी की जो वर्ड है वो भी आपको थोड़ा सा याद रहे और इनको भी आप याद करने की कोशिश करें। तो अपने विचारों या भावनाओं के विपरीत कौन से में करता है, प्रतिक्रिया निर्माण में वो ये व्यवहार दर्शाता है। तो ए आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति अपनी असफलताओं के लिए तर्कसंगत बहाने बनाता है तो ये युक्तिकरण कौन सी रक्षात्मक युक्ति है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है युक्तिकरण। ऑप्शन 2 दे रखा है दमन। ऑप्शन 3 दे रखा है प्रतिस्थापन। ऑप्शन 4 दे रखा है प्रतिगमन। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। जब कोई व्यक्ति अपनी असफलताओं के लिए तर्कसंगत बहाने बनाता तो ये कौन सी रक्षात्मक युक्ति है, यह है युक्तिकरण। कौन सी है, युक्तिकरण। तो सही आंसर हो जाएगा इसका रेशनलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। प्रतिस्थापन में एक किसी का गुस्सा किसी और पे उतार देना, और दमन में क्या होगा, अचेतन मन की प्रक्रिया है ये, और इसमें क्या होता है जो अवांछित विचार धीरे धीरे स्वतः ही चेतन मन से कहाँ चले जाते हैं, अचेतन मन में चले जाते हैं। प्रतिगमन रिग्रेशन का मतलब होता है पीछे की ओर लौटना, तो प्रतिगमन नहीं है इसका आंसर, युक्तिकरण इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 20 है, किस रक्षात्मक युक्ति में व्यक्ति अपनी अस्वीकार्य इच्छाओं को अचेतन मन में दबा देता है। तो रिप्रेशन इसका सही आंसर हो जाएगा दमन में। किसमें, दमन में। सही आंसर इसका हो जाएगा ए। इसके बाद में 21वां जो प्रश्न है हमारा, जब कोई व्यक्ति अपनी अस्वीकार्य भावनाओं किसी और पर आरोपित करता है तो ये कौन सी रक्षात्मक युक्ति है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, अस्वीकार्य भावनाओं को किसी और पर आरोपित करता है तो ये है युक्तिकरण। कौन सी है, युक्तिकरण। सही आंसर इसका रहेगा। पहले भी पूछा, अभी आया है प्रश्न सी नंबर का, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, किस रक्षात्मक युक्ति में व्यक्ति अपनी अस्वीकार्य इच्छाओं को समाज उपयोगी कार्यों में परिवर्तित करता है। ये प्रश्न बार बार में एग्जाम में पूछे गए, इसलिए इनको बार बार में शामिल करना पड़ रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन 1 दरगा सब्लिमेशन। ऑप्शन 2 दरगा दमन यानी रिप्रेशन। ऑप्शन 3 दरगा युक्तिकरण रेशनलाइजेशन। ऑप्शन 4 दरगा प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन। ऑप्शन 5 दरगा अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन का जो हिंदी वर्ड है, एक तो है उद्दातीकरण, एक शोधन, एक है उन्नयन। क्या है, उन्नयन इसका सही आंसर रहेगा। तो सब्लिमेशन आप याद रखें तो आपके जितने भी हिंदी शब्द आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक शब्द याद रखें, सब्लिमेशन यानी उदात्तीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर व्यक्ति क्या होता है, समाज द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त तरीकों से अपनी ऊर्जा खर्च करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 23 है, जब कोई व्यक्ति अपनी अस्वीकार्य भावनाओं को एक सुरक्षित लक्ष्य की ओर मोड़ता है तो ये कौन सी रक्षात्मक युक्ति है। तो ये जो है ये है प्रतिस्थापन। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर। ये प्रश्न काफ़ी रिपीट हो गए, यानी कि बार बार में पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए इनको रिपीट करना पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्तियाँ किस प्रकार की समस्या के लिए अधिक उपयोगी होती है। ऑप्शन 1 दे रखा है सीधी और सरल समस्या। ऑप्शन 2 दे रखा है जटिल और अप्रत्याशित समस्या। ऑप्शन 4 दे रखा है, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रतियोगी समस्या। ऑप्शन 4 दे रखा है स्थिर समस्या। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्तियाँ किस प्रकार की समस्या के लिए अधिक उपयोगी होती है। तो जटिल और अप्रत्याशित जो समस्याएं होती हैं उनके लिए ये अधिक उपयोगी होती है। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 24 है, अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्तियों में समझौता का क्या महत्व है। ऑप्शन 1 दे रखा है स्थिति को नियंत्रित रखना। ऑप्शन 2 दे रखा है स्थिति को अनदेखा करना। ऑप्शन 3 दे रखा है स्थिति को बढ़ावा देना। ऑप्शन 4 दे रखा है स्थिति से बचना। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्तियों में समझौता का क्या मतलब है, स्थिति को नियंत्रित करना। क्या है, स्थिति को नियंत्रित करना। जैसे हमारे सामने भी कई बार ऐसी समस्या आ जाती है कि हमको फिर उसके साथ में एडजस्ट यानी समझौता करना ही पड़ता है, और समझौता करने के बाद में उस स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। स्थिति से बचने का मतलब तो क्या है कि हम स्थिति को देख लें, जैसे कोई भी समस्या है उससे देख लें और उससे भाग जाएं, मतलब उसको छोड़ ही दे बिल्कुल, तो वो नहीं होगा। इसका आंसर वो होगा स्थिति को नियंत्रित करना। रक्षात्मक युक्ति का मतलब हो जा रहा है स्थिति को नियंत्रित करना। ऑप्शन अगला प्रश्न दे रखा है 26वां, अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्तियाँ सबसे प्रभावी होती है। ऑप्शन 1 दे रखा है आक्रामक स्थिति में। ऑप्शन 2 दे रखा है शांतिपूर्ण समाधान के लिए। ऑप्शन 3 दे रखा है सीधी लड़ाई के लिए। ऑप्शन 4 दे रखा है बल प्रयोग के लिए। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न।
तो अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्तियाँ सबसे प्रभावी कब होती है? शांतिपूर्ण अगर समाधान चाहते हो तो आप रक्षात्मक जो अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्तियाँ हैं वो प्रयोग में ली जा सकती है। तो जैसे इसका आप समझ सकते हो, काफ़ी सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। जैसे आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है तो कई बार कुछ लोग पूछते हैं भाई क्यों नहीं हुआ, तो आप इनमें से किसी भी चीज़ का जैसे प्रक्षेपण हुआ, युक्तिकरण की जो उदाहरण मतलब जैसे किसी और चीज़ पे टाल दिया या बहाना बना लिया, तो ये जो शांतिपूर्ण समाधान है, ये शांतिपूर्ण समाधान है जो हमारे अहम की रक्षा कर लेते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्तियाँ रणनीति में सबसे पहला कदम क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है समस्या से दूर भागना, ऑप्शन 2 दे रखा है समस्या को समझना, ऑप्शन 3 दे रखा है विवाद करना, ऑप्शन 4 दे रखा है इसका निर्णय लेना, ऑप्शन निर्णय टालना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अप्रत्यक्ष रक्षात्मक रणनीति में सबसे पहला जो कदम है वो है समस्या को समझना। क्या है? समस्या को समझना। बी आंसर इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, शिक्षकों के लिए अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्तियाँ उपयोगी क्यों है? ऑप्शन 1 दे रखा है अनुशासन बनाए रखने के लिए, ऑप्शन 2 दे रखा है छात्रों को सजा देने के लिए, ऑप्शन 3 दे रखा है छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए, ऑप्शन 4 दे रखा है शिक्षण के समय को बचाने के लिए, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो शिक्षकों के लिए अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्तियाँ क्यों उपयोगी हैं? छात्रों की समस्याओं को समझने के लिए या छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए। सी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 29 है, अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्तियाँ अप्रत्यक्ष रक्षात्मक रणनीतियों में किस प्रकार के संवाद का उपयोग होता है? ऑप्शन 1 दे रखा है हिंसात्मक संवाद, ऑप्शन 2 दे रखा है अहिंसात्मक संवाद, ऑप्शन 4 दे रखा है निष्क्रिय संवाद, ऑप्शन 5 दे रखा है आक्रामक संवाद, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अप्रत्यक्ष रक्षात्मक रणनीतियों में किस प्रकार के संवाद का उपयोग होता है? अहिंसात्मक संवाद का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 30 है, अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्तियाँ कौन से कौशल को बढ़ावा देती है? ऑप्शन 1 दे रखा है संवाद कौशल, ऑप्शन 2 दे रखा है तर्क कौशल, ऑप्शन 3 दे रखा है नेतृत्व कौशल, ऑप्शन 4 दे रखा है सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्तियाँ कौन से कौशल को बढ़ावा देती है? तो संवाद कौशल को भी देती है, तर्क कौशल को भी देती है और नेतृत्व कौशल को भी देती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 प्रश्न जो रक्षात्मक युक्तियों से संबंधित है। आज हमारे जो रक्षात्मक युक्तियों से संबंधित 90 प्रश्न हमने इसमें हल कर लिए 3 भागों में। शायद ही कोई प्रश्न ऐसा बचा होगा जो पिछली परीक्षा में पूछा नहीं गया हो और उसको हमने हल न किया हो, तो पूछा गया हो और उसको हमने हल न किया हो। तो अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आरके विथ एजुकेशन है उसको ज्वाइन जरूर कर लें। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप सर्च भी कर सकते हो उधर जाके। इसके अलावा जो हमने री टीचिंग मेथड की जो क्लासें हमने स्टार्ट की है आप उनका आनंद जरूर लें और एक बार उनको देखें जरूर, और देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि आपने व्याख्यात्मक रूप से जो पढ़ा है उनको आप सोल्व कर उनमें से अगर प्रश्न पूछे जाते तो आप उनको किस प्रकार से सोल्व कर पाते हो। ऐसे वीडियो देखने तो जॉब संबंधी और भी अन्य अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बने रहें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें जो टीचर भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं।